अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में हम अभी तक कौन कौन से लेक्चर्स के बारे में बात कर चुके हैं? हम अभी तक लेक्चर्स नंबर 1 और 2 इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारे हो चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो इनकी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के बारे में। तो ये आज के दिन हमारा टॉपिक होगा। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम प्योरली केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेरिवेशन ऑफ केसी के बारे में पढ़ेंगे और लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो आज हम वहीं से आगाज़ करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ के अंदर? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। जो ऊपर वाला रिएक्शन है, ऊपर वाला रिएक्शन है एक्चुअल में फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और नीचे वाला जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम होती जाती है। वक्त की क्वांटिटी कम होती जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से शो करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता जाता है। सही है, और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। तो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहा होता है। बैकवर्ड रिएक्शन को हम आर बी से शो करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कम होते होते और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते बढ़ते दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। यानी कि आप समझ लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज़्यादा था, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो गई, दोनों के रेट बराबर हो गए। तो ऐसी स्टेट को, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, ऐसी स्टेट को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर यही सब कुछ लिखा हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ सिस्टम। केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम की एक ऐसी स्टेट है इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम की एक ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर की गिवन कंडीशंस पर और प्रेशर की गिवन कंडीशंस पर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली आर एफ बराबर है किस चीज़ के? आर बी के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया किस चीज़ के? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन अज्यूम कर लें। वो रिवर्सिबल रिएक्शन है ए प्लस बी, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। ए और बी आर अलाउड टू रिएक्ट टुगेदर। ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके क्या होगा जरा देखते हैं। हमारे पास तीन स्टेजेस होंगी इक्विलिब्रियम की। ए प्लस बी, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ में? सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तीन स्टेजेस होंगी इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली स्टेज के अंदर क्या होगा? सबसे पहली स्टेज के अंदर जब रिएक्शन के स्टार्ट से पहले की बात की जाएगी तो सबसे पहले स्टार्ट से पहले ए बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। सही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एट इनिशियल स्टेज, बेसिकली हमारे पास रिएक्शन की इनिशियल स्टेज पे, रिएक्शन के शुरू में अगर बात की जाएगी तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। क्यों? क्योंकि शुरू में कोई प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि ए प्लस बी आगे जाके सिर्फ सी प्लस डी में ही कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट शुरू में होंगे ज़ीरो और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो रहा होगा। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा
तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो हमारा रिएक्टेंट है ए प्लस बी, इसकी क्वांटिटी वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी, और सी प्लस डी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा होगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्शन का स्टार्ट है उसके अंदर ए और बी वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और सी और डी के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब सी और डी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वापसी ए और बी को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके सी प्लस डी में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट भी सी और डी आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इधर क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी शुरू में इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो होगा क्या कि बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी, सही ना। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो अब दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है और जो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड है, वो दोनों स्पीड अलग अलग होंगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर डिफरेंट। तो यही सब कुछ लिखा है। अब इसको अगले वाली लाइन के अंदर हमें समझाया गया कि हमारे पास शुरू में तो ऐसा था ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो रहा था सिर्फ और सिर्फ, और बैकवर्ड रिएक्शन जीरो के बराबर था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया और बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। अब तीसरी स्टेट आएगी इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, फाइनली एक ऐसी स्टेट आ जाएगी, आप ये कह सकते हैं फाइनली एक ऐसी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते बढ़ते, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती जाएगी तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन कम होते होते और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते बढ़ते दोनों की स्टेट बराबर हो जाएगी, या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्टेट जो होती है ऐसी स्टेट को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन रुकता नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। रिएक्टेंट्स फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्ट होने लगते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। ये प्रोसेस जो होता है बेसिकली वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई हमें चेंज देखने को मिलता नहीं है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। इस पॉइंट पर हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन जो है बेसिकली रुक चुका है, क्योंकि हम कोई भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं देखेंगे। लेकिन हकीकत क्या होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो रिएक्शन है ये चलते रहेंगे और ये कभी स्टॉप नहीं होंगे। तो इसी वजह से ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, फॉरवर्ड रिएक्शन, आप ये समझ लें कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट्स में। तो आप ये समझ लें कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से। इस वजह से आप ये देखेंगे कोई हमें ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नजर आएगा ना ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नजर आएगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्टेट में जहाँ पे रिएक्शन रुकता भी नहीं है लेकिन मजीद कोई चेंज भी देखने को नहीं मिलता, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम का ग्राफ समझेंगे। इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे होता है, देखिए हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को प्लॉट कर दिया और वाई एक्सिस पर हमने कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट कर दिया। सही है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है क्वांटिटी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, क्वांटिटी इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप ये समझें कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में ज़्यादा थी, लेकिन रिएक्टेंट वक्त के साथ साथ कम होते गए, और ये पूरी जो लाइन है ये रिएक्टेंट की लाइन है कि रिएक्टेंट कम होते गए वक्त के साथ साथ, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में कम थी और प्रोडक्ट वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि रिएक्टेंट वाली लाइन स्ट्रेट हो गई, रिएक्टेंट मजीद कम नहीं हो रहा है। आप ये देखें इस इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्टेंट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब रिएक्टेंट मजीद कम नहीं हो रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की लाइन भी मजीद स्ट्रेट हो चुकी है, प्रोडक्ट भी मजीद बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसी जो स्टेट है जिसमें ना प्रोडक्ट्स मजीद बढ़ते हैं
और जिसमें ना ही तो रिएक्टेंट्स मजीद कम होते हैं, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये पूरी जो स्टेज है, ये पूरी स्टेज कहलाएगी इक्विलिब्रियम स्टेज, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है किस चीज़ के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ना ही तो प्रोडक्ट मजीद बढ़ेगा और ना ही क्या होगा, रिएक्टेंट मजीद कम होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सही ना, देखने में कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं लगेगा। तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। इससे पहले वाली जो स्टेट थी वो कहलाती है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें रिएक्टेंट कम होता जा रहा था और प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जा रहे थे। अब इसमें देखें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर फुल्ली कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड यहाँ पे काफ़ी कम है, सही ना। तो ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। आई होप कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। तो आ जाए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर कहना है कि व्हेन अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा किस चीज़ के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उस इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा, उस इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी सही आंसर है, लेकिन बात यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द बेस्ट चॉइस आंसर, सही ना, ये क्या है, ये बेस्ट चॉइस आंसर है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम बात करेंगे सेकंड एमसीक्यू की। सेकंड एमसीक्यू में कहा जा रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन वो एक फेज से ज़्यादा फेज के अंदर होते हैं। तो ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अगर देखें एक फेज से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस, और अगर एक फेज होगा तो कहलाता, वन फेज होता तो कहलाता है होमोजीनियस। सेम फेज होता या एक फेज होता तो वह कहलाता है होमोजीनियस। डिफरेंट फेज होंगे या एक से ज़्यादा फेज होंगे तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। फिलहाल हेट्रोजीनियस हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है व्हाट फैक्टर्स विल चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम की चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, प्रेशर भी चेंज कर सकता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि सिंगल फेज से मिलकर बनता है, तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम को कहा जाता है जो कि सिंगल फेज से मिलकर बनता है, इसको कहा जाता है होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। वन फेज होगा या सेम फेज होगा तो वो कहलाएगा होमोजीनियस, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस में डिफरेंट फेज होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। पॉलीफेज का मतलब भी यही है कि हेट्रोजीनियस यानी बहुत सारे फेज होंगे, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग आंसर है, ए सी और डी तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है कंसिडर द रिएक्शन N2O4, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, NO2 में। हम इस रिएक्शन के अंदर कह रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम अगर क्या करें, N2O4 है रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही आंसर है। अगर हम NO2 है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। देखें रिएक्टेंट को इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सूरतों में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर हम NO2 कम कर देंगे तो NO2 कम करने से प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हो जाएगी कम, जब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो दोबारा रिएक्शन जो होगा वो बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, सारी ही सूरतों की वजह से क्या कर सकते हैं, इन सब वजहों की वजह से
इन तीनों तीनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 7। एक कैटलिस्ट जो कि क्या करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम पहुंचने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा देता है। तो वो एक्चुअल में कर क्या रहा होता है, वो बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर रहा होता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी से रिएक्टेंट जो होता है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर हैज मार्क्ड अफेक्ट ऑन। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमें किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट N2 का कोफिशिएंट है 1, O2 का कोफिशिएंट है 1, 1 + 1 टोटल हो जाएगा 2। यहाँ पे भी 2 मोल्स, 2 और दोनों साइड पे 2 मोल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत। अब हम बात करते हैं इस वाले की। यहाँ पे लिखा हुआ है N2 + 3H2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं गौर से तो N2 का 1 मोल है, H2 के 3 मोल्स है, टोटल मिला के कितने मोल्स हो गए, ये टोटल मिला के हो जाएंगे 4 मोल्स। ठीक है, और इस जगह पर है 2 मोल्स। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल कम है। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर है किस चीज़ से, प्रोडक्ट्स के मोल से ज़्यादा है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर प्रेशर को हाई करता हूँ, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, तो प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सही ना, ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलेगा प्रेशर का। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नन ऑफ चीज़ भी यहाँ पे सही आंसर नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाई प्रेशर करते हैं, तो हाई प्रेशर करने की वजह से क्योंकि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से हमें नुकसान होता है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बात समझ में आई, सिर्फ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन आप समझ लें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिखा भी है। आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन पेश करने वाले शख्स का नाम था गोल्डबर्ग और वेज। इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था 1864 के अंदर। ठीक है, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ की स्टेटमेंट यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की स्पीड गिवन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अब ये इतना मुश्किल भारी वर्ड है कि आप फौरन से समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ आप इतना समझ लें कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में बताई जाए, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पेज पे मैं एक काम करूँ, पूरी पूरी ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखें, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, रिएक्टेंट्स यहाँ पर एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, C+D के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हो सकता है C+D भी किस में कन्वर्ट हो रहा हो, वो भी A+B में कन्वर्ट हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो
ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों बेसिकली रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बेसिकली डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी, तो मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को या इनके एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई करूंगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी तरह से अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली डिपेंड करेगा सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैं सी और डी के जो एक्टिव मास है, सी और डी के एक्टिव मासेस, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनका प्रोडक्ट लूंगा, सही ना। तो यहाँ पे सी और डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एम ए प्लस एन बी, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, एक्स सी में और वाई डी में। अगर देखें यहाँ पे एम ए और एन बी लिखा हुआ है तो जो कोफिशिएंट्स है ना वो बन जाएंगे पावर, जैसे ए की पावर बन जाएगी एम, बी की पावर बन जाएगी एन, सही है। अगर सी की पावर है एक्स तो यहाँ पे सी की पावर आ जाएगी एक्स और डी की पावर आ जाएगी वाई, ठीक है। तो बेसिकली इसके डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ अप्लाई कर दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन को अबव रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। इन दिस रिएक्शन जो m मोल्स ऑफ ए हैं और n मोल्स ऑफ बी हैं वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे ताकि क्या मिले, x मोल्स ऑफ सी मिले और y मोल्स ऑफ डी मिले। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी डी की कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी और डी ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मैंने दो चीजें लिखी हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम डेरिवेशन ऑफ केसी केसी कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा था एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं डेरिवेशन ऑफ केसी को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सही ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं आर एफ से शो करूंगा, आर एफ बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, रिएक्टेंट्स थे ए और बी, तो उनके जो कोफिशिएंट्स थे वो यहाँ पे आके पावर बन जाएंगे, जैसे कि ए की पावर एम हो गई और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन आएगा, ए की पावर एम और बी की पावर एन। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा के एफ यानी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा ए की पावर एम और साथ में हो जाएगा बी की पावर एन, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको क्या कर दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब मैं दोबारा बात करता हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है सी, तो सी का कोफिशिएंट बन जाएगा पावर यानी कि सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे लगाऊंगा कांस्टेंट आर बी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी की पावर एक्स और साथ में आएगा डी की पावर वाई। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, मैंने इसको मार्क कर लिया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूंगा, अब मैं आगे ये करूंगा भैया कि इस जगह पर दोनों इक्वेशंस को इस तरह से करूंगा कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, देखते जाइएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है किस चीज़ के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पे ये वाली इक्वेशन पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा के एफ, साथ में क्या आएगा ए की पावर एम और बी की पावर एन, सही है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी के बी साथ में आएगा सी की पावर एक्स और साथ में आएगा डी की पावर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे के एफ अपनी जगह पे रहेगा, के बी मल्टीप्लाई इधर आके लाके करवा दूंगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू, ये कॉन्सेंट्रेशन ऊपर ही रहेगी, सी की पावर एक्स ऊपर रहेगा और डी की पावर वाई भी ऊपर ही रहेगा, नीचे डिवाइड में आएगा
A की पावर m और B की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यह मान के चलना है कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है Kc के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जगह पर हम लिख सकते हैं Kc। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Kc इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर आएगा c की पावर x और ये क्या हो जाएगा d की पावर y। नीचे डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, a की पावर m और b की पावर m। ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया है। ये Kc का एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर C और x, Cx और dy ये बेसिकली प्रोडक्ट्स थे, तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएगी, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी। ठीक है, ये Kc का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन पूरी लिखी हुई है, ये मैंने ऑलरेडी करवा दी है, तो मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। ऑलरेडी डन, ये अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी करवा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पूरा इधर तक लेकर आ चुके हैं, सही ना, पूरा इस जगह तक हमने करवा दिया है। तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये पूरी स्लाइड पे हो चुकी है पीछे वाली, उसके अंदर आप इसको चेक कर लिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पर। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बात कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज की। सेक्शन ए के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिस पर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मास। जिस रेट पर या जिस स्पीड पर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस सब्सटेंस का एक्टिव मास है, उस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, या फिर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, कि जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उन सबके एक्टिव मासेस के आप क्या कर लें, एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ले लें, उन सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो उस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है किसकी, ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की। ठीक है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा आंसर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल एनर्जी ऑफ बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर कहा जाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स वन फॉर्म टू अनदर। ली चैडलर्स प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, उसको हमारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूड भी नहीं किया गया कोर्स के अंदर, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। नन ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है 4a प्लस बी आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, 2c प्लस 2d के अंदर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट रीच्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी डिस्क्रिप्शन सही है इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। सबसे पहली स्टेटमेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज फॉलन टू जीरो, गलत। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा किस चीज़ के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ ये देखें, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट रीच्ड, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रीच हो गई यानी पहुंच गई है। तो उसमें तो यही होता है ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं ये बात गलत है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली सर्टेन फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये बात सही है, लेकिन अब उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट रीच के हिसाब से पूछा है, तो ऑप्शन बी बेस्ट चॉइस आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन डी को फिलहाल गलत कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ डेफिनेशन ऑफ केसी आप अपने जहन में रख लीजिए कि डेफिनेशन ऑफ केसी क्या थी, जो हमने पूरे इस लेक्चर के अंदर पढ़ी है, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। डेफिनेशन ऑफ केसी है कि एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो वो कहलाएगा केसी। केसी निकालने का फॉर्मूला है केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम केसी से ही स्टार्ट करेंगे, फिर केपी के बारे में बात करेंगे,
और कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में हम एप्लीकेशंस ऑफ केसी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जब तक आप स्टे ट्यून्ड रहें, सही ना, आप हमारा इंतजार कीजिए जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।